अब्दुल्ला राजपूत को भेजो। अच्छा मोहतरम, कैफ 2 टर्म टेस्ट 2 के नाम से ये डिस्कशन अपलोड होगी अबू बकर। अच्छा, ये एक सवाल आया था, कुछ बच्चे परेशान हो गए, ये क्या सवाल है भाई? ये तो बड़ा, यानी कि इस तरह के सवाल हमने कई क्लास में किए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ईओपी का चैप्टर निकालते हैं मिसाल के तौर पे, तो एक सवाल जैसे हमने किया था, ये हमने किया था सवाल क्लास में पेज 282 पे, पेज 282 पे। बाकिर एंड असद पार्टनर्स थे, शुक्रिया। बाकिर एंड असद पार्टनर्स थे किसी ईओपी में। तो ये सारा ईओपी का डेटा था, ये सारा ईओपी का डेटा था, और ये बाकिर का ज़ाती डेटा था। ये सवाल किया हुआ क्लास में, तो इसी तरह का सवाल था, देख लें। शेख सलमान इज अ मेंबर इन 2 ईओपीज। बाकिर एक ईओपी में पार्टनर था, ये 2 में है, बस 2 ईओपीज। एक ईओपी का नाम है एसएल और दूसरी ईओपी का नाम है वीएल। बोथ एसएल एंड वीएल आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ केमिकल्स। अब्दुल्ला फोटोकॉपी करा के ला दें टर्म टेस्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। एसएल एंड वीएल इज ओन्ड बाय 2 इक्वल पार्टनर्स। एसएल और वीएल के दोनों इक्वल पार्टनर्स है। शेख सलमान ऑल्सो ओन्स अ शॉप इन द नेम ऑफ माज लोटस। तो ये हो जाएगा शेख सलमान का अपना डेटा, ये शेख सलमान का अपना डेटा हो जाएगा, और ये किसका डेटा हो जाएगा? एओपी का। बस गलती मैंने ये कर दी थी शायद कि एक और एओपी का डेटा भी दे दिया था, इसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। बाकी तो सवाल वही था, तो बस नहीं एक्स्ट्रा नहीं था, मतलब ये कि बस ये भी तो एक डेटा था ही ना। तो इस तरह आप लोगों ने देखना था सवाल को। पता नहीं आप लोग इस तरह करके देखते रहे, इस तरह करके देखते रहे, इस तरह देखना था। अब शायद कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप। ये किसका डेटा है? इंडिविजुअल का ज़ाती डेटा। ये इंडिविजुअल का कौन सा डेटा है? ज़ाती डेटा। जैसे अभी सवाल में मैंने आपको ज़ाती डेटा दिखाया है। और ये किसका डेटा है? एओपी का डेटा। तो एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, उसकी इनकम निकालनी थी। दूसरी एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, उसकी इनकम निकालनी थी, लेकिन उसका लॉस आ रहा था, तो खाली इस एओपी की इनकम को रेट पर्पज़ के लिए मेंबर के हाथों में ऐड कर देना था। तो बाकी एडजस्टमेंट सवाल में आई डोंट थिंक सो कि कोई एडजस्टमेंट भी इस काबिल है कि मैं डिस्कस करूँ। और अगर कोई चीज़ भूली हुई है तो इट्स अप टू यू। जैसे साइंटिफिक रिसर्च बेल्जियम में नॉट अलाउड हो जानी थी। इनकम है 1.5 लाख की सिक्योरिटीज़ लेस करके अलग से ऐड हो जानी थी, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक है। सैलरीज हैं, सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड अमाउंट ऑफ 40,000 ईच पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स। तो सैलरी ये एवरी मंथ है, एवरी मंथ होने की वजह से 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना था। और दूसरी बात, टू 2 इक्वल पार्टनर्स ईच, ईच का मतलब है फिर 40,000 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना था। और ये वो वाली चीज़ है जो एंड पे वो जो एओपी की बाकी रसद टोटल वाली वर्किंग आनी है, उसमें भी ये सैलरी जानी थी, क्योंकि ये पार्टनर को पेमेंट हो रही है। कमीशन आ रहा है शेख सलमान को, ये भी पार्टनर को पेमेंट हो रही है, ये भी नॉट अलाउड हो जाना था। बिल्डिंग का गेन लेस करना था, ये अकाउंटिंग वालों का गेन था। टैक्स वालों का गेन निकालते हुए वही सारी चीज़ें सोचनी थी जो हम क्लास में सोचते थे कि वेदर कंसिडरेशन एक्सीड द कॉस्ट, और वो सारी बातें। WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर दें। डोनेशन नॉट अलाउड है, लेकिन एंड पे इसका टैक्स क्रेडिट माफ होना था। डोनेशन नॉट अलाउड है। और यार ये जो एम्प्लॉय को लोन देते हैं ना और ये पैसे लेके भाग जाए, तो इसको मैंने कहा था बैड डेट को आपने डिडक्शन अलाउड नहीं लेना, इसे डिडक्शन नॉट अलाउड लेना है, इस वजह से कि ये पास्ट में इनकम में नहीं गया होता। तो सेक्शन 29 जो हमने किया था बैड डेट वाला, उसके अंदर 3 सिनेरियो बनाए थे, सिनेरियो 1, 2 और 3। उसमें दूसरा सिनेरियो जाके रिवाइज कीजिएगा। एम्प्लॉय को हमने लोन दिया था शादी के लिए, वो लोन लेके भाग गया था, तो ये एम्प्लॉय का लोन बैड डेट के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं। हाँ, अगर कस्टमर को उधार पे चीज़ें बेचें और वो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री कर लें और वो उधार सेल में चला जाए और फिर वो लेके भागे, तो फिर बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट की एंट्री अलाउड है। लेकिन ये एंट्री क्या होनी थी? नॉट अलाउड, इग्नोर नहीं होनी थी, नॉट अलाउड था। 80,000 रिटर्न ऑफ अगेंस्ट लोन प्रोवाइड टू एम्प्लॉइज नॉट अलाउड। नहीं यार, याद आ रहा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर, इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर।
ये देखें, ये लिखा हुआ है पेज 148 पे, 149 पे, मेट्रो कैश एंड कैरी प्रोवाइडेड लोन ऑफ 6 रुपये टू इट्स एम्प्लॉइज, और ये लंबी चौड़ी बात हुई थी। तो ये बैड डेट के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। सेल प्रमोशन ने 3 साल फायदा देना है। ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो 1 साल से ज़्यादा फायदा दे उसे इंटेंजिबल बनाना है। पूरा 6 लाख ऐड करके इसको 2 लाख माइनस करना था टैक्स अमॉर्टाइजेशन के तौर पे। प्रोफेशनल टैक्स, ये इनकम टैक्स नहीं है इसलिए अलाउड है। सेक्शन 21 का ये कहता था इनकम टैक्स के अलावा हर खर्चा अलाउड है। टेक्निकल सर्विसेज हमने पे की हैं टू एन इंडिविजुअल टैक्स काटे बगैर। तो सेक्शन 21 में ही हमने पढ़ा था हर वो पेमेंट जिस पर टैक्स ना काटें वो क्या होगी, अलाउड होगी, नॉट अलाउड होगी। जे डॉट वाले में भी 2-3 पेमेंट्स आपको कराई थी जिसमें टैक्स नहीं काटा था। बैड डेट रिकवरी का सिंपल था, गाड़ी बेची है, गेन आया और गाड़ी की कॉस्ट 25 लाख से ज़्यादा थी, गेन को A into B over C करके वो जो करना था। और शेयर्स का गेन बिजनेस में पड़ा हुआ है तो इसे यहाँ से माइनस कर देना था और अलग से कैपिटल गेन में ऐड कर देना था। ये तीनों की अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन आ रही थी, इसे उल्टा देना था, उनकी जगह इनकी क्या माइनस कर देनी थी, टैक्स डिप्रिसिएशन। ये सवाल था, नज़र मार लें ज़रा सोल्यूशन पे, कैसे लेके चलना था। तीनों का मैंने तो कहा था इकट्ठे खोलें, सोल्यूशन में लिखा हुआ था, ना भी इकट्ठे खोलते तो यार कर तो आते ना सॉल्व। कैसे सॉल्व करना था, तीनों के अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ लिए, ये एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, ये पार्टनर का हो रहा है। हाँ बस इसमें एक मैंने काम किया है, एओपी एक और भी डाल दिया बीच में, बस ये काम हो रहा है। बाकी ये अकाउंटिंग प्रॉफिट से चल के ये सारे इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेसेस आ गई, इसका लॉस आ रहा था पहली एओपी का, और अब तो मैंने लॉस का चैप्टर भी पढ़ा दिया, तो ये लॉस 6 साल तक एओपी खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी। उसके बाद कैपिटल गेन इनकम आ रही थी, सिर्फ एक की आ रही थी 3 लाख रुपए। अच्छा, इसके बाद न्यूमेरिकल के फेस पे आना था, ये एओपी का न्यूमेरिकल है, ये पार्टनर का न्यूमेरिकल है। गलती मैंने ये की कि एक और एओपी का बीच में डाल दिया था न्यूमेरिकल, वो इसलिए 0-0 है क्योंकि उसको लॉस आ रहा है। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई जी, फेस अलग अलग बना देते कोई मसला नहीं, कह रहे ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई और इसकी कैपिटल गेन सिक्योरिटीज होगी ऐड करके लेस, और ये सिर्फ बिजनेस और कैपिटल गेन कमा रहा था। बहरहाल इनका टैक्स मैंने तीनों का अलग अलग निकाला है। अब एक काम आपने करना था, ये पकड़ना था 5935, इसे ले जाना था डिविजिबल इनकम में, ये एओपी की इनकम है ना, इसे ले जाना था। तो 5935 आपने पकड़ना था और 5935 पकड़कर बाकिर असट टोटल वाली वर्किंग करनी थी। तो सलमान के अलावा जो दूसरा पार्टनर है उसका तो हमें पता नहीं था, तो 5935 पकड़ा और पार्टनर्स की सैलरीज और कमीशन लिखा और प्रॉफिट शेयर को क्या निकाल लिया, बैलेंसिंग निकाल के दोनों में प्रॉफिट शेयर रेशो में बांट दिया। ये फिगर आपको पता है ज्यादा वाली और कम वाली इनकम के दरमियान में डाल देते हैं हम, 3002500। तो ये ज्यादा वाली और कम वाली इनकम। अच्छा, जाती इनकम जरा ढूंढे कितनी है शेख सलमान की, 788,125, ये जाती इनकम है, ये कम वाली इनकम है, ये ज्यादा वाली इनकम है, इन दोनों के दरमियान में ये फिगर डाल देनी थी और टैक्स और एक्चुअल टैक्स निकला था। रेशो बताई हुई थी, अबे मैं तुझे मार दूंगा, रेशो बताई हुई थी। क्या कर रहा है यार, शेख सलमान इज अ मेंबर इन 2 AOPs, बोथ SL and VL engaged in, SL and VL is owned by 2 equal partners, यानी SL में भी शेख सलमान का आधा हिस्सा है और बाकी किसी और का, VL में भी शेख सलमान का आधा हिस्सा है बाकी किसी और का। तो रेशो तो बताई हुई थी। टाइम तो देखें वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब असल में मसला ये होता है कि ऑब्वियसली टर्म टेस्ट 2 से पहले आपने हाथ से गुजारे नहीं होते न्यूमेरिकल, लेकिन अगस्त के महीने में जब आप हाथ से ज़्यादा गुजार लेंगे तो सितंबर में तो उन पर कम टाइम लगेगा। तो 20 × 1.8। अच्छा, ये जो क्वेश्चन 2 है, मशीन इंपोर्ट हो रही थी, नो प्रॉब्लम, इनपुट ऑफ 40,000 अप्रैल के महीने का भूला हुआ इनपुट मई में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें ना बाकी एडजस्टमेंट्स आसान थी। PIA वाली फ्लाइट 0 रेट सेल है ना, क्योंकि रास्ते में चीज़ें इस्तेमाल हो जानी है। अच्छा, इसके बाद 20 में एंटर इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स हैविंग, हायर परचेज है किस्तों पे बेचना, ये क्लास में एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, लेकिन हायर परचेज के केस में मैंने कहा था पैसे आए ना आए, चीज़ें जाए ना जाएं,
जिस वक्त एग्रीमेंट होगा तभी सेल बुक हो जाएगी, याद आ रहा है? तो एग्रीमेंट हो गया तो सेल में डाल देना था। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टर को चीज़ें दी, सेल में डाल देनी थी। डोनेशन दे दी, ये भी कहाँ डाल देनी थी? सेल में डाल देनी थी। एक क्रेडिटर है दिसंबर के महीने का, स्टिल पेएबल है। कौन सी एडजस्टमेंट है ये? हाँ, सेक्शन 73, लाइबिलिटी 180 दिनों में पे हो जानी चाहिए। तो लाइबिलिटी 180 दिनों में पे हो जानी चाहिए, वरना जुर्म साबित हो जाएगा। तो दिसंबर का अगर मैं 1 दिसंबर से काउंट करना शुरू करूं कि 1 दिसंबर का बिल है, चलें 2 से गिन लें। 1 दिसंबर का बिल है तो मैंने कहा था एक दिन आगे से गिनना शुरू करें। दिन नहीं मुझे दिया हुआ यार, मैं क्या करूं, दिन नहीं दिया हुआ, तो मैं 2 दिसंबर से गिन लेता हूँ। चलो 2 से 31 दिसंबर तक 30 दिन दिसंबर के, जनवरी के 31, सेक्शन 73 है, क्रेडिटर को 180 दिनों में पेमेंट करनी है। फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30। हमारा महीना कौन सा न्यूमेरिकल का? मई। जरा मई में टोटल करके देखें, 181। इसका मतलब है फिर 30 मई बन गया ना, 30 मई को जुर्म साबित हो गया, तो ये मुजरिम था। आपने 1 दिसंबर के अलावा कोई और डेट तो एज्यूम नहीं की थी। अब डेट नहीं दी हुई तो मैं क्या करूं, 1 दिसंबर ही एज्यूम करूंगा ना। तो फिर 30 मई को जुर्म साबित हो गया। तो परचेजेस में रिकॉर्ड करना था या परचेजेस में उल्टा देना था सजा देते हुए? उल्टा लिखानी थी। अब बाई कैप शायद को ऑनर कर दे, टीए चेक करते हुए, मुझे नहीं पता क्या करे, लेकिन कोई रीज़न फिर लिखा नहीं थी इग्नोर करने की। अ कार परचेज की ऑफिस यूज़ के लिए, फॉर ऑफिस यूज़, कार इज़ फॉर ऑफिस यूज़। कारें बेचने का कारोबार नहीं है हमारा, कार इज़ फॉर ऑफिस यूज़। सेक्शन 8 वहीकल। अच्छा सर वहीकल कार ही होती है? हाँ वहीकल कार ही होती है बेटा, पेज 470। वहीकल बट एक्सक्लूडिंग एक्वायर्ड फॉर सेल। ये वहीकल बेचने के लिए रखी है या फिर इस्तेमाल के लिए? इसलिए इस वहीकल को डेड करना था। जैसे मैंने ये डायग्राम भी बना के आपको दिखाया था, जैसे मैंने आपको ये वाली डायग्राम भी बना के दिखाया था। ये वहीकल्स वगैरह सब डिजिटल होती हैं, सिर्फ मशीन का इनपुट अलाउ है। ये सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में से देख लेना था क्या है। परचेज ऑफ 1,30,000 हैव बीन मेड फॉर द पर्पस ऑफ रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। वो अनारकली के साथ वाली, इस परचेज को डेड कर देना था। हमारा महीना है मई का, कैश आया है 50,000 रुपये का, लेकिन वो फरवरी में डिलीवर हो चुकी हैं चीज़ें। तो अब अगर फरवरी में चीज़ें डिलीवर हुई और कैश मई में आया तो सेल किस महीने की है? फरवरी की। तो सेल हमारे महीने में बुक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कहाँ बुक हो चुकी है? क्योंकि सेल कब बुक होती है? डिलीवरी के वक्त। शुक्र है इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड का लफ्ज़ ढूंढने कहीं लिखा हुआ है तो माइनस करने की जरूरत नहीं, इग्नोर करना था। गुड्स अमाउंटिंग टू 70,000 आर डिलीवर्ड कब? मई में। विच वर मेड अवेलेबल इन अप्रैल में। उसे मेड अवेलेबल कर दी थी, फोन करके कह दिया था तैयार है, जब मर्जी उठा के ले जाओ। मई में उसे डिलीवर कर दी। ये ऑलरेडी अप्रैल की सेल बुक हो चुकी हुई है। मई में इसे क्या करना था? द सेल इज बुक व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल। इन ऑर्डर टू, इसमें बताना था टैक्स अवॉइडेंस क्या और टैक्स इवेजन क्या, यानी टैक्स कहाँ मारा जा रहा है और टैक्स कहाँ बचाया जा रहा है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी, अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए जाफर ने पे किया है ₹1,00,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो, टैक्स रेट आपको मिल जाएगा। इट इज लॉ के अंदर रहते हुए बचाना। अच्छा कमिश्नर ये तो नहीं कहेगा ओए शर्म नहीं आती लाइफ इंश्योरेंस पे करके टैक्स माफ करा रहे हो, आप उसे कहें मैं अगली दफा डोनेशन देके माफ कराऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है कोई मसला नहीं। आगे सखी लिमिटेड पेड, अब्दुल्ला मैं क्लोज कर रहा हूं 2-4 मिनट में। चाहे सखी लिमिटेड पेड 50% ऑफ हेमस सैलरी, डेट इज 50,000 इन कैश, एम्प्लॉय की सैलरी कैश में दे दी। वेयर एज रिमेनिंग 50% वॉज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट, बाकी पैसे बैंक अकाउंट में दे दिए। और जब एसएल क्लेम्ड 50,000 एज एडमिसिबल डिस्काउंट और अपनी रिटर्न में 50,000 का खर्चा माइनस किया, शायद एम्प्लॉय को बचाने के लिए कि लोगों को पता ना चले एम्प्लॉय की तनख्वाह कितनी है। तो ये अवॉइडेंस है, इवेजन है? इवेजन है। ये असल में आप इसमें
खुद भी अपने खर्चे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है एम्प्लॉय को फायदा देना। कैसे? अगर कॉलेज वाले सर आसिफ को आधी तनख्वाह कैश में दे दें और आधी तनख्वाह चेक में दे दें, तो सर आसिफ को क्या फायदा होगा कि एफबीआर वाले सर आसिफ पूछेंगे कितना कमाया, सर आसिफ कहेंगे यार वो जो चेक में मिला वही कमाया बस मैंने। तो ये तो मिली भगत हो रही है, प्रॉपर इवेजन है। सखी लिमिटेड पेड 50% ऑफ हेमस सैलरी, that is 50,000. 50% खुद है। सखी लिमिटेड पेड 50% of हेमस सैलरी, that is 50,000 in cash, whereas remaining 50 is was credited to his bank account. SL claimed 50 as admissible deduction. आप सवाल पूछो। नहीं, सखी लिमिटेड पेड 50% ऑफ अहमद सैलरी, that is 50,000 इन कैश। ये मुझे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये 50,000 ही 50% है। आप लोगों को क्या लग रहा है वैसे? सखी लिमिटेड पेड 50% ऑफ फेमस सैलरी, डेट इज 50,000 इन कैश। सैलरी इज नॉट 50,000। उसमें कुछ ऐसा फिक्रा लिखा होता है 50% ऑफ द सैलरी। तो शेख अच्छा, बहरहाल ये तो वैसे भी अवॉइडेंस और रिवीजन बताना था, न्यूमेरिकली तो आया नहीं था। इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ टैक्स लाइबिलिटी, शमीम बाजी ने कहा मैंने तो टैक्स कम देना है। शोहर ने कहा ना कर, शमीम ने कहा नहीं मैंने टैक्स कम देना है, मेरा अपना कारोबार है मैं टैक्स कम दूंगी। शोहर तुझे क्या? उसने अपने आप को तनख्वाह दे दी, ये सोचते हुए कीपिंग इन व्यू कि अपने आप को तनख्वाह दे दी तो अपने आप को जो तनख्वाह मिलेगी वो सैलरी बन जाएगी, सैलरी पे टेबल छोटा लगेगा। आप अपने आप को तनख्वाह दे ही नहीं सकती शमीम बाजी, आप अपने आप को तनख्वाह दे ही नहीं सकती। ये बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं है और ये आपकी सैलरी भी नहीं है, ये तो आपकी कौन सी इनकम है? तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, आप झूठ बोल के सैलरी इनकम में कम टेबल लगवाएंगी, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ये अवॉइडेंस है, इवेजन है, इवेजन है। हाँ, अगर आप यहां से अपना कारोबार बंद करके कहीं नौकरी शुरू कर दें वो फिर आपकी सैलरी इनकम है, ये तो आपकी सैलरी इनकम नहीं है। अपने आप को बिजनेस में तनख्वाह दें। ये आगे आप सोल्यूशन से देख लेंगे, ये आसान चीज़ें हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यार ये गलती से ना वो आधी लाइन थी और 3 नंबर का सवाल आ गया था, वो मैंने सोल्यूशन देखा नहीं था पहले, आधी लाइन थी और सवाल 3 नंबर का बन गया। अच्छा, एक्सप्लेन द बेनिफिट अवेलेबल टू अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट पर्सन को क्या बेनिफिट अवेलेबल है? इफ़ दे प्रोवाइड लोन टू अ पाकिस्तानी कंपनी, अगर वो पाकिस्तानी कंपनी को लोन दें। तो ये थोड़ा सा एक छुपा हुआ सा था, ये शायद मिलने में मुश्किल हुई हो। ये हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ा था। कितने लोगों को पता चल गया था? ये प्रॉफिट ऑन डेट, अ प्रॉफिट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट ऑन लोन इशूड बाय रेजिडेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये वो मिसाल थी जिसमें हमने बात की थी कि अब ये पता नहीं ऊपर रिपीटिशन हुई है, कुछ लिखा गया मेरे से। तो इसमें यह था कि रॉयल फैन की शायद मैंने मिसाल दी थी कि रॉयल फैन एक कंपनी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? लोन की। उसने बाहर के मुल्क में जाके लोन लिया, तो लोन लेके जो इंटरेस्ट कमाया वो इंटरेस्ट माफ़ होगा अगर ये 4 शर्तें पूरी हो जाए। तो ये था जी, ठीक है, ओवर। अल्लाह।